मूवी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है। एक आदमी इस अंधेरी जंगलों में से पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जंगल इतना ज्यादा घना था कि इस आदमी को कोई बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये भागता हुआ इंसान सूरज को देखकर उसे फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था। लेकिन यह आदमी अपना हार नहीं मान रहा था और उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते उसके आगे एक पॉइंट आया जहां एक फेरी स्केलेटन पर उसे लिखा हुआ मिलता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी जो एक बार आ गया तो वापस कभी भी नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर उस आदमी के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि अब वो शख्स काफी बुरी तरह से फंस चुका है। अंधेरा गहरा हो जाता है और अचानक से वहाँ के सारे परिंदे उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। छुपने की कोई जगह भी नहीं थी और ये आदमी बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए वो अपने बचाव में पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती की वो इतनी ऊंची पेड़ से नीचे गिर गया, इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता हम देख पाते हैं कि कोई उसे अचानक से खींचकर लेकर चला जाता है। खींचने वाला कौन था ये तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। यहीं से सीन को चेंज कर दिया जाता है और इसके ठीक 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है। मीना की ना तो कोई दोस्त और ना ही कोई फैमिली थी सिवाय एक बहन के। इस समय वो जिस पेट स्टोर पर काम कर रही थी उसका बॉस उसे एक पैरट को एक जू पर छोड़कर आने को कहता है। मीना इस पैरट को उठाकर अपने घर लेकर आती है क्योंकि उसे जू में एक दिन बाद जाना था। रात उसने इसी पैरट के साथ ही गुजारी और फिर सुबह होने पर वो इस पैरट को लेकर जाने के लिए निकल गई। आगे जाते समय उसने शायद एकदम से गलत टर्न ले लिया और वो सीधा जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। ये वही जगह था जहां पर हम पहले एक आदमी को गायब होता हुआ देख चुके हैं। पहले तो वो अपने गाड़ी से ही जंगल के रास्ते से होता हुआ बस चलती रही, लेकिन जब उसे इस जंगल का रास्ता ठीक से समझ नहीं आया तो उसे इस गाड़ी से उतर जाना। उसे लगा कि शायद यहाँ पर करीब कोई होगा जिससे वो मदद मांग सके। वो उस पैरट को लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। पिछले बार की तरह सभी परिंदे उन सभी पेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर सा महसूस होने लग गया था क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिलना शुरू हो चुका था। उसे अपने करीब किसी की होने का भी एहसास होता है। वो देखती है कि दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। यह देखकर मीना उसका पीछा करती है। वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत बिना पीछे देखे बस भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वो वहीं पर रुक गई। उसके रुकने पर बूढ़ी औरत ने उसे आवाज देकर कहा कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो फौरन तेजी से भागकर हमारे पास आओ। यह सुनते ही मीना दोबारा उस बूढ़ी औरत की तरफ भागी और वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में लेकर आई। घर में आते ही उसने इस घर को फौरन से लॉक्ड कर लिया। ये कोई घर नहीं था बल्कि ये एक काफी अजीब कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ यहीं पर 2 और भी लोग थे। मीना घबराकर उन लोगों से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। तब ये लोग उसका कोई भी जवाब नहीं देते और उल्टा वो उसे उस बड़े से मिरर के सामने खड़े होने के लिए कहते हैं क्योंकि कोई उन्हें देखने के लिए आने वाला था। मीना पूछती है कि आखिर कौन देखने के लिए आ रहा है। तब वो बूढ़ी औरत मेडेलिन जवाब देती है, हमें वॉचर्स देखने के लिए आ रहे हैं। अचानक से यहाँ पर अजीबों गरीब आवाजें गूंजना शुरू हो गया। इस बूढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, यहाँ तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे लिए। यहाँ पर मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। मेडेलिन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी उन्हें ना तो अभी तक इस कहानी में दिखाया गया और ना ही मीना और ना किसी और ने उन्हें देखा हुआ था। खैर ये रात किसी तरह खत्म होती है। सुबह होते ही सभी लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। मेडेलिन उन्हें बताती है कि वो वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। दिन के समय में हम सभी जंगल में आजाद होकर घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में तो नहीं रहना था, इसीलिए वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है। तब मेडेलिन कहती है कि ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है क्योंकि अब इस जंगल से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस जंगल से आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया। रात होने से पहले ही हमें इसी घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात सुने बिना ही अपने पैरट को लिए आगे की तरफ भागती रहती है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे भी वही साइन दिखाई दिए जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यह देखने के बाद तो वो घबरा गई और पहले वाले लड़के की तरह भी वो सूरज को देखकर उसी के डायरेक्शन की तरफ भागती रही, लेकिन उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाई। एकदम से उसे जमीन के नीचे कोई हलचल महसूस हुआ। वो डर गई और फौरन उसी घर की तरफ भागने लगती है। उसके पास
पास मेडेलिन आई और इसे हौसला देते हुए कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की और हार गए। हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये जंगल आत्माओं को अपने तरफ खींच लेता है और फिर अजीब अजीब चीजें इंसानों को दिखाना शुरू करता है। इवन ये तुम्हें पागल भी कर सकता है। इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम सभी के सभी उसका शिकार। मेडेलिन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है जो कि जंगल के गोल दायरे में लगाए गए थे। मेडेलिन उसे यह बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के अंतराल में लगी हुई हैं। अगर इससे आगे चले भी गए तो वापस लौट पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें यह कभी भी नजर आए तो तुम इसे इग्नोर मत करना। यह सब सुनने के बाद मीना पूछती है कि यह सब किसने बनाया। तब वो जवाब देती है कि ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है और ये लोग वापस से उसी घर के अंदर आ जाते हैं। हमेशा की तरह हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कोरा नाम की एक लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है कि ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि चारों को वॉचर्स के सामने पूरी रात खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो मन में आए वो कर सकते थे, लेकिन ये सभी उनकी तरफ कमर नहीं कर सकते थे। रात में इन्हें सिर्फ वॉचर्स का दिक्कत था, लेकिन दिन में भी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता था। ये जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हंट करके लेकर आते थे जिनसे इनका गुजारा हो पाता था। अगले दिन किरा और मीना दोनों साथ जंगल में खाना का बंदोबस्त करने के लिए जाती हैं। मीना किरा से पूछती है आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं? किरा जवाब देती है मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मेडेलिन के पास एक थ्योरी है। उसके हिसाब से ये सभी वॉचर्स हमें देख पाते हैं, हमें अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देख लिया तो हम अपने दिमाग का आपा खो देंगे और पागल हो जाएंगे। किरा उसे जगह पर बड़ा सा गड्ढा दिखाती है और कहती है कि ऐसे बहुत से गड्ढे जंगल में मौजूद हैं जो कि दिन के समय में ये सारे के सारे वॉचर्स इन्हीं गड्ढों में ही चले जाते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। किरा मीना को बताती है कि उन्हें यहाँ पर फंसे हुए 6 महीने हो चुके हैं। किरा का हस्बैंड इस जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने निकला है। उसे यह उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढ कर वापस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में किरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमें कहानी के शुरुआत में देखा था, जिसे खींचकर कोई अपने साथ ले गया था। अपने घर के करीब वापस आने पर मेडेलिन मीना को 3 रूल्स बताती है। यहाँ पर अगर जिंदा रहना है तो सबसे पहला यह कि रात के समय में वो अपने घर का दरवाजा नहीं खोलने वाली है। दूसरा था कि वो रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी और तीसरा यह था कि दिन के समय में वो उन सभी गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में ही रहेगी। फिर से रात हुई। अब मिरर के पास आकर मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वो मिरर पर अपना कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता तो वो मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है और ऐसा कर लेने पर उन सभी वॉचर्स को गुस्सा आ गया था। वो लोग जोर जोर से उस मिरर पर मारने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मिरर के अंदर क्रैक भी आ चुका था। उन आवाजों को सुनकर मेडेलिन भी उठ जाती है और वो मीना को मिरर की तरफ खड़े रहने के लिए कहती है। ऐसा करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो सकता था। खैर, इसी तरह से ये रात भी कट जाती है। अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार के लिए जंगल में जाती है। अब क्योंकि मीना अपना बचा हुआ समय यहाँ पर ऐसे बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ से निकलने के लिए तैयारी कर रही थी। वो डैनियल से पूछती है कि क्या तुमने आज तक किसी मॉन्स्टर को देखा? डैनियल ना में जवाब देता है। तब मीना डैनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मेडेलिन की एक बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा कर रखी हुई है। हमें जरूर इन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर आ जाए। डैनियल, जो कि खुद यहाँ से बाहर निकलना तो चाहता था, इसलिए मीना की बात को एक्सेप्ट कर लेता है और अब मीना रस्सी के सहारे उस गड्ढे के अंदर चली जाती है। रस्सी का दूसरा छोर डैनियल ने पकड़ रखा था, क्योंकि जैसे ही मीना को कुछ भी हो तो फौरन जल्दी से उसे बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना उन सभी सामान को इकट्ठा कर लेती है। ऐसा लगता था कि जरूर उन जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। रस्सी के सहारे मीना और डैनियल उन सामानों को बाहर लेकर आते हैं और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकल पाती, उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वो सही से तो नहीं देख पाई कि ये क्या चीज थी, लेकिन वो काफी ज्यादा डर गई। ये लोग उन सभी सामानों को उठाकर अपने सेफ हाउस में आ गए, जहाँ मेडेलिन ने उससे पूछा कि ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला। ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है। मेडेलिन को इस जंगल
में रहते हुए सालों साल बीत चुके हैं। उसे पता था कि ऐसी सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती रह जाती है कि बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था। इस कैमरे को सीसीटीवी कैमरा बनाकर मीना और डैनियल घर के बाहर की तरफ फिक्स कर देते हैं ताकि ये लोग भी उन वॉचर्स को देख पाएं। मेडेलिन उन्हें समझाती रह जाती है, ये तुम गलत कर रही हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुन रहे थे। आज ये सभी उन वॉचर्स के इंतजार में बैठे हुए थे ताकि इन्हें वो देख पाए। अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे, लेकिन आज इनके साथ कुछ बहुत ही अजीब होता है। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग जब कैमरे से देखते हैं तो इन्हें वहाँ पर इंसानी टांगे दिखाई दे रही थीं। बाहर जो कोई भी था वो किरा के हस्बैंड के आवाज में बातें कर रहा था। किरा को लगने लगा कि उसका हस्बैंड जरूर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मेडेलिन उसे रोक देती है और कहती है, तुम ये दरवाजा किसी भी कीमत पर नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। किरा को मेडेलिन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए मेडेलिन उसे कहती है कि तुम इसका इम्तिहान ले लो और उससे कुछ ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम और तुम्हारा हस्बैंड ही जानता हो। तब किरा बाहर खड़े हुए इंसान से एक ऐसी किताब के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि ये वॉचर ही है। ये जब दरवाजा नहीं खोलते तब वॉचर इनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है। सभी के सभी वॉचर्स अब काफी गुस्से में आ चुके थे। वो इनके घर के बाहर लगा हुआ मिरर को भी तोड़ने ही वाले थे, लेकिन ये सभी लोग उस शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसा करने पर वॉचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वो वहाँ से चले गए। इस रात इनके साथ बहुत सारी गलत चीजें हो चुकी थीं, इसीलिए डैनियल और मीना ने डिसाइड किया कि मेडेलिन को सच बता देगी कि वो गड्ढे में गए थे। और जब इस बारे में उसे पता चला है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम दोनों ने एक रूल को तोड़ दिया था। मेडेलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है और अब ना चाहते हुए मीना भी यहीं पर रहने वाली थी और वो भी इस जंगल में फंस चुकी थी। वक्त गुजरता गया, समय के साथ साथ मौसम भी बदल गया। सर्दियां आ चुकी थीं, लेकिन अभी तक ये लोग यहीं इसी जंगल में फंसे हुए थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर तक नहीं आता था। उसने एक नक्शा भी बनाया हुआ था। उसे खुद पर यकीन था कि वो इस नक्शे को कभी तो पूरा कर ही लेगी। सर्दियों की वजह से इन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा था। खाना न मिलने की वजह से इनकी दिमागी हालत खराब होती ही जा रही थी और इन्हीं सब में मेडेलिन और डैनियल का झगड़ा हो जाता है। गुस्से में आकर मेडेलिन के साथ मीना को बाहर छोड़ कोरा को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक्ड कर देता है। अंधेरा भी होने वाला था। मेडेलिन और मीना बहुत ही दरवाजा खटखटाती हैं। डैनियल से गुहार लगाने लगती हैं कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता। अब क्योंकि अंधेरा भी हो गया और मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए इन्हें एक पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ गया। अब तो इन्हें वॉचर्स की आने की आहट भी सुनाई देने पड़ चुकी थी। यहाँ पर इस समय मीना और मेडेलिन के साथ हमें इन वॉचर्स की एक झलक भी दिखाई जाती है। ये सभी के सभी लंबे लंबे पतले और काफी दिखने में खतरनाक थे। अपने घरों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए उसी सेफ हाउस तक पहुंचते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मेडेलिन उस घर में नहीं हैं, तो उनको खाने के लिए ये लोग उन्हें जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। और इन सभी क्रिएचर्स को दूर जाते ही मीना और मेडेलिन को मौका मिल जाता है दोबारा अपने सेफ हाउस में जाकर। इस बार वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और आखिर डैनियल उनके लिए दरवाजा खोल देता है। ये दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि इन दोनों ने अब उन क्रिएचर्स को देख लिए थे। मेडेलिन आकर इन सभी से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ पर फंस गई। दरअसल मैं इन्हीं क्रिएचर्स के तलाश में यहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखी थी कि ये सारी की सारी क्रिएचर्स परियां हैं, फेरिस हैं। लेकिन यहाँ पर आकर जब मैंने इन्हें देखी तो मुझे पता चला कि ये तो मॉन्स्टर्स यानी राक्षस हैं और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा अक्लमंद भी हैं। ये लोग भेस बदल सकते हैं। मैंने जिसे देखा था उसने बिल्कुल मेरे ही जैसा रूप बना लिया था, बस कुछ डिफरेंट था। तो वो उसके बाल थोड़े बिखरे हुए और आंखों के नीचे गढ़े थे। मैंने उनकी इन हरकतों से अंदाजा लगाया कि वो हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, इसलिए ये हर रोज हमारे पास आकर अब्सॉर्ब करते हैं और जो काम हम हर रोज करते हैं वैसे ही वही काम ये लोग भी करने लग जाते हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान दोबारा से दरवाजे पर खटखटाहट होने लगती है। ये क्रिएचर्स अब इन्हीं के जैसे बोलने लग जाती हैं। वो
अंदर आना चाहती थी, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल सकते थे। अगर ये दरवाजा नहीं भी खोलते तो इसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था। उन क्रिएचर्स में इतनी ताकत थी कि वो इस लोहे की दरवाजे को तोड़कर अंदर आ सकते थे। अब इन चारों को कहीं न कहीं छुपना था। इन सभी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, लेकिन अचानक से डैनियल की नजर एक फर्श पर पड़ती है। यहाँ फर्श थोड़ा ऊपर और नीचे की तरफ था। वो जैसे ही कारपेट हटाकर देखता है तो नीचे एक बंकर था। ये लोग बिना समय गवाए उस बंकर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और फिर बंकर को बंद कर लेते हैं। ये लोग काफी हैरान थे कि ये बंकर इतने अरसे से यहाँ पर था, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। पता चलता है कि इस बंकर के नीचे बहुत सारे फैसिलिटीज थीं, हजारों दिन का खाना, बहुत सारे टीवी टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे जरूरत का सामान रखा हुआ था। मीना यह जानना चाहती थी कि आखिर यह जगह किसने बनाई, इसीलिए यह सोचकर वो उस कंप्यूटर को चालू कर देती है। इस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन बहुत सारा डेटा सेव था, जिन्हें खोलने पर इन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह एक मार्टिन नाम के डॉक्टर ने बनाया हुआ था। दरअसल प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था। वो इन क्रिएचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने यह बंकर को बनवाया हुआ था और वो इसी बंकर में रहता था। वो पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ पर लाता था और रात के समय में वो उन्हें ऊपर उस सेफ हाउस में लाकर खुद इसी बंकर में छुप जाता था और वो मॉन्स्टर्स फिर उन इंसानों को खा जाया करते थे। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये सभी के सभी क्रिएचर्स कोई मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि असल में फेरिस ही थी, जो पहले इंसानों के साथ रहा करती थी, लेकिन फिर इंसानों ने इन्हें धोखा दिया। इन्हें यहाँ इसी जंगलों में फंसाकर वो यहाँ से निकल गए और काफी सालों तक जमीन के नीचे फंसे रहने की वजह से इनके जादू के साथ इनके पर भी साथ में चले गए। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि इन सारी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग और डिफरेंट एक फेरिस मिली, जो रोशनी में भी उन गढ़ों से बाहर निकल कर आ सकती थी। वो अच्छी थी, उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ पर लाया। वो फेरी डॉक्टर मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख चुकी थी, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद इन दोनों के अंदर कोई लड़ाई हो गई। इस कंप्यूटर में बहुत सी ऐसी वीडियोस थीं, जिस हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ न कुछ जरूर बताया हुआ था। मीना बस यही जानना चाहती थी कि आखिरी में क्या हुआ था, इसलिए वो सबसे आखिरी वीडियो को प्ले करके देखती है, जिसमें वो देख पाती है कि डॉक्टर मार्टिन खुद के साथ उस फेरी को मारने वाले हैं। मारने से पहले वो इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं, उसी डायरेक्शन में वो लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। और उसने इस रिकॉर्डेड में यह भी कहा था कि अगर कोई इस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो भी गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना, बस कुछ राज को राज ही रह देनी चाहिए। मैंने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने सपना देखा हुआ था। मैं इंसानों और फेरिस को एक साथ नहीं रख पाया। खैर, आज रात इनकी काफी खुशी में कटती है। इन्हें खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रह गया था, क्योंकि इन्हें बाहर निकलने का रास्ता जो मिल चुका था। सभी लोग अब बंकर से बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि उन वॉचर्स ने इनका सेफ हाउस पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब ये चारों यहाँ से जंगल से बाहर निकलने के रास्ते पर निकल चलते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे, वो तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम होने से पहले ही जंगल से बाहर निकलना था। इसीलिए मीना अपने साथ लाई हुई पैरट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता जाता है, ये सभी उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। चलते चलते रास्ते में इन्हें एक कब्र मिला। मेडेलीन इस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया, इनके साथ धोखा किया और वे यहाँ इन्हें इसी जंगलों में छोड़कर चले गए। और क्योंकि इस फेरिस ने अपने जादू के साथ अपने उड़ने वाले परों को भी खो दिया, इसीलिए अब वो कभी भी इन जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते थे। चलते चलते ये लोग अब एक नदी के पास पहुंच गए। फाइनली अब ये लोग इस नदी के जरिए इस जंगल से बाहर निकल सकते थे। और अब क्योंकि अंधेरा भी होने लगा था, वो फेरिस, वो वॉचर्स जमीन से बाहर निकलने लग गए थे। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन के बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, डैनियल को यहाँ अपना साथी जॉन मिल जाता है। वो जख्मी हालत में झुंझ रहा था। डैनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बोट में बैठकर चिल्ला रहे थे, डैनियल को जल्दी से आने को कह रहे थे। इससे पहले कि डैनियल वापस आ पाता कि ये लोग देखते हैं कि डैनियल जिसको मदद करने गया वो कोई इंसान नहीं, बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी, जिसने अब उनके आंखों के सामने डैनियल का रूप ले लिया था। ये अब लोग अब डैनियल के लिए कुछ भी नहीं कर पाते,
उस फेरी ने डैनियल के माथे पर एक निशान बनाते हुए उसे जान से मार डाला। इन्हें पता चलता है कि फेरिस नदी को पार नहीं कर सकते और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब मीना डॉक्टर मार्टिन के कहने के मुताबिक यूनिवर्सिटी में उनका सारा डेटा खत्म करने के लिए आई हुई है और इससे पहले उनका सारा रिसर्च डेटा डिलीट कर देती। उससे पहले उसके जरिए उसे एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरिस एक साथ रहा करते थे तब इनकी आपस में शादी भी हो जाया करती थी। ऐसे में इंसानों और फेरिस के बच्चे भी हुए जिन्हें हाइब्रिड्स भी कहा जाता है। उसे यहाँ पर यह बात भी पता चली कि मेडेलिन जो उन्हें वहाँ पर मिली हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ ही थी। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि मेडेलिन ने उसे यह बातें क्यों नहीं बताई। अब इन सारे के सारे कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो किरा के पास आती है और उसे बताती है कि जिस मेडेलिन से हम जंगल में मिले थे वो दरअसल प्रोफेसर मार्टिन के वाइफ ही थी, लेकिन उन्होंने हमें सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भेस बदलने वाली फेरी ही थी। यह सुनने के बाद किरा तो एकदम से हैरान हो जाती है। दरअसल आज से काफी साल पहले प्रोफेसर की वाइफ मेडेलिन लंग कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे, वो उनके साथ ही रहना चाहते थे और फिर वहीं से प्रोफेसर को इन भेस बदलने वाली फेरिस के बारे में पता चला। अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उन्होंने उस फेरिस को अपने वाइफ मेडेलिन जैसा बना दिया। अभी वो यह सारी बातें मीना बता ही रही थी कि तभी एकदम से उसे पता चलता है कि वो ये सारी बातें किरा को नहीं बल्कि मेडेलिन को ही बता रही है, जिसने इस वक्त किरा का भेस बदला हुआ था। जैसे ही किरा यहाँ पर आती है मेडेलिन उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो फौरन मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज राज ही रहे। इससे पहले कि वो मीना को मार देती वो उससे कहती है कि मैं सबसे अलग थी, वहाँ की सारी फेरिस मेरा मजाक उड़ाती थी, मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती थी, इसी में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उसे कहती है कि तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत ही ज्यादा खास थी, असल में तुम एक हाइब्रिड हो, यानी आधी इंसान और आधी फेरी हो। इसी वजह से तुम फेरिस के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी, और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सारा सच बताते ही मेडेलिन के उसके जादू के साथ उसके दोनों पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वो मीना को यहीं पर छोड़कर वहाँ से उड़ जाती है। यहीं से कहानी कुछ वीक्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना अब अपनी बहन के पास गई हुई है। उस जंगल और उन सभी फेरिस के सारे घटनाओं के बाद वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और अब वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताने लगी कि ऐसा लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब मीना की बहन उससे कहती है कि तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और इस कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस समय भी मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मेडेलिन ही है जो इनके दुनिया में आ चुकी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।